सेक्शन ए बी सभी को बोलो ज्वाइन करने के लिए। Okay, so let us start today's class. Today, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो. व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ लिक्विड टू फ्लो थ्रू एनी ट्यूब दैट कैन बी स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, ठीक है ना. एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट लैमिनार फ्लो. Okay, in laminar flow we'll discuss about different velocity profile. और उसके बाद लास्ट हम जो देखेंगे वो है बार्नौलीज प्रिंसिपल. तो बार्नौलीज प्रिंसिपल का जो प्रूफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो बार्नौलीज के बाद जो थियरी है वो है टॉरिसेलिस लॉ एंड वेंचुरी मीटर. बार्नौलीज का कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है ना. एप्लीकेशन में क्या क्या है? वेंचुरी मीटर एंड उसके बाद जो है हाँ डायनामिक लिफ्ट और मैग्नस इफेक्ट, ये सब क्या है तुम ये सब बार्नौलीज प्रिंसिपल से प्रूफ कर पाओगे, ठीक है ना. तो ये सब एग्जांपल हो गया और उसके बाद हम देखेंगे सरफेस टेंशन. तो आज का क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी थियरी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है. तो उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स. तो आज का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट. स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो. तो नंबर 1, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन एंड व्हाट इज टर्बुलेंट? स्ट्रीमलाइन फ्लो. देखो, naturally when any fluid or liquid flowing through any tube और कोई भी ट्यूब के थ्रू जब वो फ्लो करेगा तब तुम देखोगे एक डेफिनिट वेलोसिटी के बाद वो लिक्विड में क्या है, जो यूनिफॉर्मिटी है वो मेंटेन नहीं रहेगा. तुम टैप्स में भी देखोगे. फॉर रियल लाइफ एग्जांपल, when you will open the tap, you will see that when you are opening the tap, initially the liquid coming out of the tap, it is laminar. That means the flow is uniform. Okay, so it will flow linearly. अगर तुम ज्यादा टैप को ऑन मतलब वेलोसिटी जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तब यही टैप से जो लिक्विड निकलेगा वो क्या है, वो स्प्रेड हो जाता है ना, ठीक है ना. So normally when we are taking our real life example, that is the water tap, you will see that when the velocity, when you are opening the knob a little bit, the liquid will flow out of the tap slowly, and the flow would be very smooth and streamlined. Okay, so streamline means all the liquids are moving with a specific velocity, and when you are considering a straight line, then you will see that in this straight line at different point the velocity of the liquid is same. ओके, तो एक ही लाइन जब तुम ड्रॉ करोगे, इस लाइन में तुम जब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे देखोगे, अगर इसके थ्रू जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो स्ट्रीम लाइन में हो रहा है, देन व्हेन यू आर कंसीडरिंग पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, then velocity at those points are equal, right? तो यही एग्जांपल है. जब तुम टैप को ऑन करते हो तो टैप के थ्रू जब थोड़ा मतलब जब वेलोसिटी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी है दैट इज डिफाइंड बाय रेनॉल्ड नंबर. हम देखेंगे व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर एंड व्हाट इज द फंक्शन एंड importance of Reynolds number in these characteristics of liquid flow, right? When the liquid is flowing, if the velocity is less than 3000 or Reynolds number is less than 3000, तब क्या होता है, तब तुम्हारा जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइंड होगा, ठीक है ना. और अगर वो ग्रेटर देन 3000 होता है तो ये हो जाता है टर्ब्यूलेंट. हम देखेंगे इसका एक न्यूमेरिकल मतलब फॉर्मूला भी है. तो इनिशियली
व्हाट इज द डेफिनेशन जो तुमने कॉपी पे लिखे हो? When a liquid flows such that each particle of the liquid passing a given point move along the same path at the same velocity at its predecessors. तो कॉपी में जो डायग्राम तुमने बनाया हो उसमें क्या है, एक ऐसा एक पाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा है जिसमें हमने तीन क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है, और तीन में पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और इसमें जो वेलोसिटी है अगर हम ऊपर सरफेस को कंसीडर करते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी दैट इज वी ए, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी दैट इज वी बी, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी दैट इज वी सी. सो दिस थ्री वेलोसिटीज शुड बी इक्वल, that is VA equals to VB equals to VC. If this condition is satisfied in any liquid flow, then we can say that the flow is a streamlined flow. It is a streamlined flow. Okay. अगर ये कंसिडर नहीं होता है, दैट मीन्स तुम ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है बी पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है, सी पॉइंट पे और ज्यादा है, तो दिस फ्लो इज नॉट अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, राइट? इट इज अ टर्बुलेंट फ्लो. So what is turbulent flow? The definition of turbulent flow is uh, when the liquid velocity exceeds a certain limit. अगर लिक्विड का जो वेलोसिटी है वो एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, that defined by the Reynolds number, then you will see that the liquid will not flow linearly. It will start to change, or it will start to move different direction, that will produce a irregularity of the liquid flow, right? तो इसमें एक irregularity produce हो जाएगा. That means all the liquid molecules will not move with a certain definite velocity. They will start to move in a discrete manner. They will start to move in a different, with different velocity in discrete manner. इसमें जो तुम आउटपुट देखोगे, जो लिक्विड का आउटपुट होगा वो लीनियर नहीं होगा, ठीक है ना? वो क्या नहीं होगा? वो लीनियर नहीं होगा. क्लियर? So the velocity of the liquid after which the flow becoming turbulent, okay, this velocity is called critical velocity. Critical velocity, okay. So ये जो critical velocity है, that can be defined by the Reynolds number. प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसके बाद तुम पढ़ोगे प्रॉपर्टीज क्या है, टर्बुलेंट फ्लो का प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना? ये दोनों हमने अभी डिस्कस किया है. तो इसके बाद जो हमने लिखा है लैमिनार फ्लो. सो व्हाट इज लैमिनार फ्लो? इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ईच लेयर ऑफ द लिक्विड स्लाइड्स ओवर अनदर लेयर. विस्कोसिटी में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, राइट? व्हाट we have already discussed in viscosity that when you are considering the liquid is flowing through any surface or any tube or any enclosed area, then you will see that the surface of the tube and the liquid on the surface is fixed. ओके तो फर्स्ट जो दो लेयर हैं इसमें लिक्विड क्या है? फिक्स्ड है. बट जो बीच में से जो लिक्विड जा रहा है, दैट मीन्स ऑल द लिक्विड्स फ्लोइंग थ्रू इनसाइड द पाइप बट नॉट द सरफेस. तो इसका एक प्रोफाइल होता है. दैट मीन्स अगर सरफेस के साथ जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है वो फिक्स्ड है, ठीक है ना? सरफेस के साथ जो है वो फिक्स्ड है, और उसके इमीडिएट पास में जो है वो थोड़ा सा ज्यादा फोर्स फील करेगा, उसके बाद जो होगा ये थोड़ा सा कम फोर्स फील करेगा. दैट मीन्स if it is a viscous liquid, then you will get a velocity profile that should be like that. Okay, तुम्हारा जो velocity का जो प्रोफाइल होगा, that means all the velocity vectors when you are drawing the क्या बोलते हैं इसको, हाँ, all when you are drawing taking the heads of these vectors, तुम देखोगे जो बीच वाला जो एरिया है, बीच वाला पोर्शन से जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा with respect to the liquids that is coming very closer to the surface. And it is a natural phenomena we have already discussed in viscosity, right? तो ये होता है विस्कोसिटी के लिए. if the liquid is a viscous liquid, then you will get a velocity profile which is the vector head of the liquid that is flowing through the pipe. अगर ये नॉन विस्कस लिक्विड होगा तो इसके अकॉर्डिंग लिक्विड लेयर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा.
लिक्विड का जो लेयर है एक दूसरे को क्या करेंगे, कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, तो एक दूसरे को रोक नहीं रोकेगा। तो हर एक लिक्विड का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन के ये एक स्ट्रेट लाइन बराबर होगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड प्लेन वेलोसिटी प्रोफाइल, इट इज कॉल्ड प्लेन वेलोसिटी प्रोफाइल। ओके, ये किसके लिए होता है, जब लिक्विड क्या है, नॉन विस्कस है, क्या है, नॉन विस्कस। तो लिक्विड अगर नॉन विस्कस है तो ये विस्कोसिटी का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं दिखेगा। दैट मीन्स हर एक लिक्विड का लेयर, हर एक लैमिना और लेयर क्या करेगा, यूनिफॉर्मली फ्लो करेगा, एक दूसरे के साथ इक्वल वेलोसिटी में रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया लैमिनार फ्लो, जिसका डेफिनेशन एंड डायग्राम जो तुमने क्लास वर्क में लिखे हो। तो वेलोसिटी प्रोफाइल दो तुम्हें मिलेगा, एक हो गया प्लेन प्रोफाइल और दूसरा हो गया पैराबोलिक प्रोफाइल। ये क्या होगा, पैराबोलिक, पैराबोलिक प्रोफाइल। ओके, इसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन है। क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी व्हेन द स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकमिंग टर्बुलेंट फ्लो, राइट। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन देख लेना। ओके, सो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो रिलेशन है, क्रिटिकल वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, देखो अगर कोई भी लिक्विड जो फ्लो करेगा ट्यूब के थ्रू, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा, ये डिपेंड करेगा लिक्विड के वेलोसिटी के ऊपर, राइट। तो इसका जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, इट इज अ स्पेसिफिक वेलोसिटी व्हेन द स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकमिंग टर्बुलेंट फ्लो, राइट। So critical velocity is directly proportional to coefficient of viscosity, eta, density of the liquid and diameter of the tube, ठीक है ना। तो क्रिटिकल वेलोसिटी तीन चीज के ऊपर डिपेंड होता है। एक हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट मींस द लिक्विड दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप, इसका कैरेक्टर के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर एंड इस ट्यूब के डायमीटर के ऊपर, ठीक है ना। तो इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट इक्वेशन, देन यू हैव टू डू डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। सो व्हेन यू आर डूइंग ऑल द डायमेंशनल एनालिसिस, वेलोसिटी का क्या है, m की पावर 0 l t की पावर -1, राइट। और तुम्हें इस साइड क्या मिलेगा, इस साइड तुम्हें जो मिलेगा वो k तो कांस्टेंट है, इसका कोई नहीं आएगा। ईटा का क्या है, m l की पावर -1 t की पावर -1 पावर a। रो का क्या आएगा, मास बाय डेंसिटी, m l t की पावर मास बाय डेंसिटी, दैट मींस वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गया, l क्यूब, राइट। और डायमीटर ये तो लेंथ हो गया, लेंथ की पावर c। So when you are solving this equation from both sides, you will get three equation and you will get the value of a, b and c is a would be equals to 1, b हो जाएगा -1, c हो जाएगा -1। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा कि ईटा, ए की ईटे का पावर ए था तो ए 1 हो गया, रो की पावर -1, डी की पावर -1, दैट मीन्स k eta by rho d, right. This should be the equation of critical velocity vc, ठीक है। एक इसका इक्वेशन बन गया क्रिटिकल वेलोसिटी का। तो क्रिटिकल वेलोसिटी vc is directly proportional to eta, vc is inversely proportional to rho, vc is inversely proportional to the diameter। अगर डायमीटर बढ़ेगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी घटेगा, ठीक है ना। नॉर्मली देखो, कोई भी ट्यूब का अगर डायमीटर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए इसका क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डायमीटर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तीन रिलेशन याद रखना। ओके, ओके।
तो ये हो गया हमारा इक्वेशन क्रिटिकल वेलोसिटी का। इसके बाद हम जब जाएंगे तब तुम्हें आएगा रेनॉल्ड्स नंबर। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर? Reynolds number is a specific number which define that if the liquid flow is linear or sorry, it will be क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, ठीक है ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू है, रेनॉल्ड्स नंबर, देखो रेनॉल्ड्स नंबर का जो इक्वेशन तुम्हें आएगा वो क्या आएगा, रो वी डी बाई ईटा आएगा, ठीक है ना। रो वी डी बाई ईटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। सो व्हेन यू आर पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज, रो दैट मींस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ओके, लिक्विड का डेंसिटी व्हिच इज ऑलरेडी गिवन, जो होगा एग्जाम क्वेश्चन में होगा। वी क्या है, वी हो गया क्रिटिकल, वी हो गया वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, ओके, और डी क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द ट्यूब, एंड ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इस सभी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तब रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू आएगा, इफ दिस वैल्यू इज एट द रेंज ऑफ 2000 to 3000, ओके, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 2000, ठीक है, तो तुम्हारा जो फ्लो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा स्ट्रीमलाइन। क्या आएगा, स्ट्रीमलाइन। अगर इसी का वैल्यू आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज ऑफ एनी स्पेसिफिक लिक्विड थ्रू एनी फ्लोइंग थ्रू एनी ट्यूब, इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन, रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 3000, तो तुम्हें जो फ्लो मिलेगा वो मिलेगा टर्बुलेंट, टर्बुलेंट, ओके। इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000 एंड लेस देन 3000, तो तुम्हें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अनस्टेबल फ्लो मिलेगा। अनस्टेबल, अनस्टेबल मीन्स हो सकता है कभी ये स्ट्रीमलाइन हो जाए, हो सकता है कभी टर्बुलेंट हो जाए, ठीक है ना, ये अनस्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स तुम क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाओगे कब ये स्ट्रीमलाइन होगा, कब ये टर्बुलेंट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट शुड बी द फ्लो ऑफ द लिक्विड if all these values will be given in the question, and you have to find out Reynolds number. If the number is greater than 3000, then you are getting turbulent flow. If it is less than 2000, then you are getting streamline flow, okay. So we are applying this formula, rho v d by eta. ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर का इंपॉर्टेंस। इसके बाद क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसके बाद जो हमें जानना है वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, यू शुड नो दिस बिकॉज वी विल अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, देखो तुम्हारे पास अगर वेरिएबल डायमीटर का ट्यूब है, ठीक है, वेरिएबल डायमीटर का एक ट्यूब है, दैट मीन्स एक होम कनेक्शन, होम वाटर कनेक्शन में एक बड़ा वाला पाइप होता है, दैट इज मेन पाइप व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द टैंक, एंड उसके बाद ब्रांचिंग होता है ना। तो समझ लो एक मेन पाइप है जिसमें से बहुत सारा पानी, दैट इज लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू इट, and after that the diameter of the pipe is decreasing, and it is little bit smaller than the initial, as a primary pipe. तो यहाँ से जितने लिक्विड्स बाहर निकलेंगे, यहाँ से उतना ही लिक्विड बाहर निकलेगा, right? That means the volume of the liquid flowing through this cross section A and the volume of liquid flowing through this cross section B, that these two volumes should be equal. Yes or no? Because liquid is a fluid, water is an incompressible fluid normally, ठीक है ना। जितना वाटर यहाँ से निकलेगा उतना वाटर यहाँ से निकलेगा, इसीलिए जब पाइप छोटा होता है, मतलब पाइप का डायमीटर छोटा होता है, यहाँ से वेलोसिटी बढ़ जाता है। यस और नो? ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन वेलोसिटी एट बी, सॉरी बी का जो वेलोसिटी होगा ए से ज्यादा होगा। यस और नो? ये नॉर्मल चीज है। तो यहाँ से तुम्हें जो सीखना है वो क्या है, that is the volume of liquid passing through the cross section A after a certain time delta t, ठीक है ना। तो ये क्या होगा,
समझ लो ये ए क्रॉस सेक्शन ए से ए प्राइम तक शिफ्ट हो गया, कितना दूर गया? अगर वेलोसिटी v1 है और डेल्टा टी टाइम पे गया है तो ये लेंथ क्या होगा? v1 डेल्टा टी, राइट। अगर बी पॉइंट से बी प्राइम तक गया ये लिक्विड, तो कितना दूर गया? यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, टाइम डेल्टा टी है, तो ये जो लेंथ होगा v2 डेल्टा टी होगा। तो लेंथ के साथ जब तुम क्रॉस सेक्शन को मल्टीपल करोगे तब तुम्हें क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा, राइट? यस और नो? किसी को कोई डाउट? तुम्हारे पास एक पाइप है, जहां से एक क्रॉस सेक्शन तुम्हें पता है ए क्रॉस सेक्शन है, अगर v वेलोसिटी लिक्विड का है और डेल्टा टी टाइम के साथ वो टाइम के बाद वो कुछ दूर जाएगा, ठीक है ना? ये लिक्विड कुछ दूर, कितना दूर जाएगा? तो जितना वॉल्यूम इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो करेगा, दैट मींस द लिक्विड कंटेनिंग इन दिस वॉल्यूम, राइट? The length L is equals to V delta T and cross section area A. If you are multiplying A into L, you are getting the volume V, right? So V velocity delta T time and area A, you are getting the volume V, capital V, right? तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। तो फॉर्मूला क्या है? अगर यहाँ से जितना लिक्विड एंटर करेगा वहां से उतना लिक्विड बाहर फ्लो करेगा, ठीक है ना? तो ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विल बी इक्वल, तो मास ऑफ द लिक्विड ऑफ दिस लिक्विड दैट इज फ्रॉम ए टू ए प्राइम, इस पॉइंट पे जितना वॉल्यूम है इसका मास कितना होगा? अगर हम इसको m1 मानते हैं तो हमें मास का वेलोसिटी मतलब फॉर्मूला क्या पता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन A1, इसका क्रॉस सेक्शन A2, तो A1 क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ दैट इज V1 डेल्टा टी हो गया वॉल्यूम, और रो के साथ जब मल्टीपल करोगे तुम्हें मिलेगा मास, राइट? और सेम वाइज M2 जो पॉइंट बी तक बी पर है वो कितना मिलेगा? A2 V2 delta T into rho. So these two masses should be equal because equal amount of liquid is flowing through this pipe, although the diameter is different, right? So M1 will be equals to M2. तो तुम्हें क्या मिलेगा? A1 V1 delta T into rho equals to A2 V2 delta T into rho. rho दो साइड से गायब हो जाएगा, तो तुम्हें मिलेगा A1 V1 equals to A2 V2. क्लियर है? A1 है क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट ए, A2 है क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट V, और V1 V2 तो वेलोसिटी होगा। तो अगर दोनों पॉइंट पे A और V का मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों सेम होता है, then you can write that A into V, that is cross section into velocity at any point in this pipe, whatever the diameter of the pipe, it does not matter, the product of cross section and velocity is always constant, okay? ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ओके? किसी को कोई डाउट है? नो सर। सेक्शन ए सेक्शन बी बताओ। नो सर, समझ में आ गया। ओके, इट इज वेरी सिंपल, राइट? तो इसका न्यूमेरिकल सॉरी इसका मैथमेटिकल टर्म याद रखना, क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी that is equals to constant. After that, after this concept, it is very important to understand the Bernoulli's principle. We will apply this concept into the Bernoulli's principle. So what is the definition of Bernoulli's principle? That is sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume of any incompressible liquid in a streamline irrotational flow remain constant, right? तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल एनर्जी, कौन कौन एनर्जी? प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये तीनों का जो समेशन होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, राइट? तो हम देखेंगे ये तीनों का समेशन कितना आता है, ओके? दैट मींस प्रेशर का P, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V स्क्वायर्ड, और पोटेंशियल का आएगा रो GH, ये तीनों का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू प्रूव द बर्नौलीज थ्योरम।
देखो सेम पाइप हम लेंगे, बट इस ये क्या था, ये हॉरिजॉन्टल था, इसका लेवल था, कोई लेवल सेम था, ठीक है ना, कोई हाइट का ये नहीं था, वेरिएशन नहीं था। पर जब बार्नौलीज प्रिंसिपल हम देखेंगे, इसमें हाइट का भी वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो हाइट का हम वेरिएशन लेते हैं, एक पाइप कंसिडर करते हैं विद वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया, but when you are considering two cross section or two area of the cross sectional area of the this pipe at point A and at point B, इसका जो हाइट है वो कितना दूरी पर है, मतलब कितना हाइट पर है, h1 पे है, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपरली। तो इसका जो हाइट होगा वो होगा तुम्हारा h1, दैट इज हाइट ऑफ दिस पॉइंट क्रॉस सेक्शन एरिया a, एंड हाइट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया b। सॉरी, इसका क्रॉस सेक्शन माने है a1 और इसका क्रॉस सेक्शन है a2। ये h1 है और ये h2 है। तो देखो, जब लिक्विड फ्लो करेगा एक वेरिएबल हाइट के साथ, तब तुम्हें काइनेटिक एनर्जी भी कंसिडर करना पड़ेगा एंड पोटेंशियल को भी कंसिडर करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू कंसिडर द पोटेंशियल, दैट मीन्स as the liquid is climbing up or moving upward, the potential is increasing due to gravitational attraction force, and you are getting kinetic energy due to the velocity of the liquid, ठीक है ना। और प्रेशर तो रहेगा ही लिक्विड में। तो यहाँ पर तीन चीज हम देखेंगे। तो एरिया अगर A1 है एंड प्रेशर अगर P1 है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, P1A1, राइट। अगर यहाँ पर एरिया A2 है और प्रेशर P2 है, तो राइट, टू ए प्राइम पे जो ये सरफेस गया है, कोई भी अगर हम क्रॉस सेक्शन को लेते हैं डेल्टा टी टाइम के बाद, ये ज्यादा वॉल्यूम है तो ये ज्यादा दूर मूव नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, ठीक है ना। यहाँ पर जितना लिक्विड आएगा इस छोटे लैमिना पर, लैमिना का लेंथ ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट, बिकॉज इट्स क्रॉस सेक्शन इज स्मॉलर विद बिगर विद रिस्पेक्ट टू द बी, राइट। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी v1 है, तो ये छोटा जो डिस्टेंस है ये तुम्हें आएगा v1 डेल्टा टी, और इसका जो आएगा v2 डेल्टा टी। वेलोसिटी के साथ जब तुम टाइम को मल्टीपल करते हो तब तुम्हें क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा, ठीक है ना। इसको L2 मान सकते हो और इसको L1। तो लेंथ एक जितना दूर गया आफ्टर डेल्टा टी टाइम, 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, ये जो क्रॉस सेक्शन इसका लिक्विड कितने दूर गया, ए प्राइम तक गया, तो कितना वॉल्यूम उसने इनक्लोज किया, ये वॉल्यूम को इनक्लोज किया, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना वॉल्यूम इनक्लोज किया है, दिस वॉल्यूम को इनक्लोज किया है, ठीक है। तो इतने सारे जो लिक्विड यहाँ पर है, इसका हम पूरा प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। बी पॉइंट पे भी हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर देखेंगे, ठीक है। सो तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन तुम्हें क्या पता है, दैट इज मास ऑफ दिस टू पॉइंट शुड बी इक्वल, दैट इज मास ऑफ पॉइंट ए एंड मास ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड एट पॉइंट बी, दैट इज इक्वल्स टू, ए पॉइंट पे आएगा A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो, एंड बी पॉइंट पे आएगा A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो। तो तुम्हें क्या मिलेगा, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना हुआ, इसके बाद हम तुम्हें देखना पड़ेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो आएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एट पॉइंट ए। तो बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितना है, v2 है, और ए पॉइंट पे कितना है, v1 है। तो तुम्हें कितना मिलेगा, हाफ m v2 स्क्वायर्ड माइनस हाफ m v1 स्क्वायर्ड। दोनों पॉइंट पे लिक्विड का मास सेम होगा क्योंकि वॉल्यूम सेम है। तो तुम्हें जो मिलेगा वो मिलेगा हाफ m v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर, सॉरी ये दोनों स्क्वायर है तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
और जब तुम पोटेंशियल एनर्जी को देखोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी आएगा mgh, राइट? मतलब ए पॉइंट पे जितना लिक्विड है, दैट मीन्स ये जो शेडेड एरिया है, इतना सारा लिक्विड, दैट मीन्स एम मास का लिक्विड यहाँ पर है, और यहाँ पर जितना लिक्विड है उसका भी मास एम ही है, राइट? तो इस एम मास के लिक्विड को ग्रेविटी नीचे खींचेगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, and this volume of liquid also attracted by gravity. So if the potential energy at point A is mgh1, that means this volume or center of mass of this volume is at a height of h1, and this volume or the center of mass of this volume is at height h2. तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B minus potential energy at point A, राइट? तो कोई डिफरेंस आएगा? देखते हैं कितना आएगा। तो B के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा mgh2 minus mgh1, सिंपल फॉर्मूला। तो इफ यू आर टेकिंग कॉमन फ्रॉम बोथ यू आर गेटिंग mgh2 minus h1, राइट? यही तो आएगा। तो ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हाँ, तो नेट वर्क डन कितना आया? वर्क डन ऑन द फ्लूइड, वर्क डन ऑन द फ्लूइड, तो फ्लूइड के ऊपर जो वर्क डन आएगा वो आएगा वर्क डन एट पॉइंट ए माइनस वर्क डन एट पॉइंट बी, राइट? तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। तो ए के ऊपर वर्क डन कितना आएगा? फोर्स एट पॉइंट ए इंटू डिस्प्लेसमेंट and force at point B into displacement, right? तो A के ऊपर फोर्स कितना है? प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर P1 इंटू A1, और यहाँ पर फोर्स क्या आएगा? P2 इंटू A2। तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे P1 A1 V1 डेल्टा T, लिखोगे P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T, राइट? तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा? A1, हाँ, A1 A2 सेम तो नहीं होगा ना? P1 A1 V1 डेल्टा T, ये सब ठीक है। P1 A1 P2 A2, ये दोनों फोर्स इक्वल है क्या? P2 माइनस P1 P1 माइनस P2, ओके। सर A1 V1 del T और A2 V2 del T तो इक्वल होगा। A1 V1 डेल्टा T, दैट मींस वॉल्यूम, हाँ ठीक। A2 V2 डेल्टा T, ठीक ठीक, एकदम बढ़िया। A2 दैट मींस हमने जो देखा था वो क्या था? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या था? A1 V1 डेल्टा T, A1 V1 डेल्टा T इज इक्वल्स टू A2 V2 डेल्टा T, राइट? तो ये दोनों का वॉल्यूम आएगा, तो इसमें ये दोनों सेम हो जाएगा, तो हम एक को कॉमन ले सकते हैं। A1 V1 डेल्टा T कॉमन आ जाएगा, तो तुम्हें मिलेगा P1 माइनस P2, हालांकि P2 ज्यादा होगा, ठीक है? तो नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड क्या आएगा? तो ये हो गया वर्क डन ऑन द फ्लूइड, दैट इज एट पॉइंट ए माइनस एट पॉइंट बी। तो नेट वर्क डन क्या आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो नेट वर्क डन, net work done, that is kinetic energy plus delta kinetic energy and delta potential energy, that is change। तो कितना चेंज आएगा? कितना आएगा? नेट वर्क डन पोटेंशियल काइनेटिक, हाँ। तो टोटल यहाँ पर वर्क डन हमें जो मिला है इनिशियली, वो कितना मिला है? वो मिला है A1 V1 डेल्टा T P1 माइनस P2, और ये काइनेटिक एंड पोटेंशियल को जब हम देखेंगे, यहाँ से जब देखेंगे तब तो मिलेगा हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस
mgh2 minus h1, राइट, mgh2 minus h1। तो ये काइनेटिक एंड पोटेंशियल को टोटल मिला के हमने ये नेट वर्क डन मिला है, राइट, यहाँ पर नेट होगा। तो जब हम नेट वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी समेशन करेंगे और दोनों साइड इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो तुम्हें जो मिलेगा a1 v1 डेल्टा टी, यहाँ पर m था, यहाँ पर m था, तो ये मास क्या आएगा, मास तुम्हें, अच्छा तुम इस m1 v1 डेल्टा टी को m लिख सकते हो, राइट, स्मॉल m, यस और नो, a1 v1 डेल्टा टी इंटू रो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, m लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो m की जगह तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे a1 v1 डेल्टा टी इंटू रो, तो a1 v1 डेल्टा टी इंटू रो डिवाइड बाई 2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी लिखोगे a1 a2 v2 लिख सकते हो और a1 v1 भी लिख सकते हो, सेम ही होगा दोनों, तो यहाँ पर भी लिख सकते हो a1 v1 डेल्टा टी रो g इंटू h2 माइनस h1, राइट। तो इस a1 v1 डेल्टा टी तीनों जगह कट जाएगा, दिस दिस एंड दिस, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा p1 माइनस p2 इज इक्वल्स टू रो बाई 2 आएगा, राइट, हाँ, हाफ रो वी स्क्वायर आएगा, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h2 माइनस रो g h1, ये वैल्यू आएगा, ठीक। तो जब तुम इसको वन वैल्यू को इस साइड लेके आओगे, दिस वन को इस साइड लेके आओगे, दोनों नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये साइड लेके आओगे हो जाएगा पॉजिटिव, तो मिलेगा p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 is equals to p2 plus half rho v2 squared plus rho gh2, राइट। ये दोनों इक्वेशन दोनों साइड से देखो सिमिलर है, सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट मीन्स साइन अलग है, ठीक है ना। तो तुम लिख सकते हो p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो gh इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये 1 2 जो हमने नंबरिंग किया है किसके लिए किया है, पॉइंट ए के लिए एंड पॉइंट बी के लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट पे ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट मींस प्रेशर half rho v square, that is kinetic energy, and rho g, that is the potential energy, would be constant throughout this pipe. It does not depend on the variation of the, तुम्हारा क्या बोलते हैं, वेरिएशन ऑफ द डायमीटर, ठीक है ना। कोई भी डायमीटर हो, अगर सेम लिक्विड इससे थ्रू फ्लो हो रहा है जिसका डेंसिटी रो है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, ओके, एंड इट इज अ नॉन विस्कस लिक्विड, कंडीशन भी है, इसका लिमिटेशंस भी है, ठीक है ना। इट शुड बी अ नॉन विस्कस लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल, ओके, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पाइप एंड द लिक्विड, ये 3-4 कंडीशन है बर्नौलीज थ्योरम में। हालांकि वो थोड़ा सा डिफर करेगा वैल्यू, बट 90% 95% ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंज आएगा ड्यू टू द विस्कोसिटी और विस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड। तो ये फॉर्मूला इज अप्लाइड, दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड एंड इट इज कॉल्ड and the theorem is called Bernoulli's theorem, and this formula will be applicable for any kind of viscous fluid। तो इसका एक मॉडिफाइड इक्वेशन भी होता है, जो क्या है, इसका हम बोलते हैं प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड एंड पोटेंशियल एनर्जी हेड, राइट। तो हाफ v स्क्वायर बाई g प्लस h, तो जब तुम mg से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, प्रेशर, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को, तब तुम्हें ये वैल्यूज मिलेंगे, ओके। ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका हम बोलते हैं सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड रिमेन्स कांस्टेंट इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड, ठीक है ना। ये हो गया प्रेशर हेड, ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, राइट, वेलोसिटी हेड, और ये हो गया ग्रेविटेशनल हेड। ये तीनों हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा समेशन सम करके, तो इसको भी हम मॉडिफाइड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सो नॉर्मली ये इक्वेशन को याद करना, p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो g इज इक्वल्स टू कांस्टेंट,
जिसमें ये तीनों का समेशन हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। ओके, तो अब टू प्रूफ ऑफ दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके बाद जो आएगा, इसका आएगा बार्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन, जिसमें जिसमें क्या है, टॉरिसलिस लॉ ऑफ इफ्लक्स है। ओके, और एक और चीज है वेंचुरी मीटर। तो इस दोनों दोनों का जो दो एप्लीकेशन है, एक कुछ नहीं है, दोनों पॉइंट के ऊपर एक पाइप है जो जिसका क्या है, डायमीटर इज वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो हमने क्या किया, वेंचुरी मीटर में भी क्या किया, इसका डायमीटर व्हेन इट इज चेंजिंग, देन वी आर कनेक्टिंग अ पाइप ऑफ यू शेप्ड पाइप फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो देखो यहाँ पर जब फ्लूइड फ्लो करेगा, यहाँ पर वेलोसिटी कम रहेगा, और वही फ्लूइड जब इसके थ्रू फ्लो करेगा, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाएगा। जब वेलोसिटी बढ़ेगा तब प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इनिशियली व्हेन the liquid we are using here, if it is mercury, then you will initially when there is no flow, then the mercury layer is same, but when the liquid is flowing through it and with a different varying diameter, you will see that the pressure is decreasing when the liquid is flowing faster. When the pressure is decreasing, the liquid will rise here. ये जो लिक्विड लेयर था ना नीचे, मरकरी का हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर मतलब वेलोसिटी बढ़ गया। और तीनों का अगर समेशन कांस्टेंट हमेशा है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है कि नहीं, राइट। तो प्रेशर घटेगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है। तीनों का समेशन अगर कांस्टेंट है तो इसके लिए प्रेशर घट जाएगा। जब प्रेशर घटेगा तो ये लिक्विड धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जितना वेलोसिटी बढ़ेगा उतना ये लिक्विड ऊपर जाएगा। इसी फॉर्मूला को हम यूज करके ये दो एप्लीकेशन जो हमने भेज दिया है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। इसमें आई एम नॉट डिस्कसिंग इट्स एलाबोरेटली, इट इज वेरी इजी एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर, जो क्या है, डायनामिक लिफ्ट एंड मैग्नस इफेक्ट। ओके, सो ये डायनामिक लिफ्ट क्या है, ये भी सेम इस बर्नौलीज प्रिंसिपल के से थ्रू हम डिराइव कर पाएंगे और इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो डायनामिक लिफ्ट ऐसा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट हो, दैट मीन्स इसके आगे का शेप ऐसा कार्व हो और नीचे का शेप फ्लैट हो, दैट इज दिस इज अ शेप ऑफ एरोफॉयल। इसका हम बोलते हैं एरोफॉयल। और इसी शेप होता है किसमें, एरोप्लेन के विंग्स में होता है, राइट। एरोप्लेन के विंग्स देखोगे तुम, ऐसा होगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो तुम्हारा ये है, when this thing is moving faster through the any fluid, you'll see the fluid will flow from the top surface and the bottom surface. So when it is flowing top surface, it will be collided with the surface. There is a curved surface of the upper layer, upper body, and when it is going through the bottom surface, you will see that the fluid will not face any obstruction and it will flow linearly without any disturbance. तो जो फ्लूइड नीचे से जाएगा उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगा, राइट। और जो फ्लूइड ऊपर से जाएगा, और जो एयर भी हो सकता है, जो एयर ऊपर से जाएगा वो थोड़ा सा ज्यादा दूर ट्रैवल करके जाएगा, क्योंकि इसका जो पाथ है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, देखो इसका पाथ छोटा है और इसका पाथ बढ़ रहा है, क्योंकि इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। किसके लिए बढ़ेगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन के लिए बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जब फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज मूविंग फ्रॉम द टॉप सरफेस, ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन एरिया ऑफ द टॉप सरफेस, वेलोसिटी विल इंक्रीज। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिक्विड का वेलोसिटी बढ़ जाएगा और नीचे वेलोसिटी सेम रहेगा। जब वेलोसिटी बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, ऑल दिस थ्री, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड क्या था, रो जी एच, ये तीनों का समेशन क्या हमेशा कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे भी जो होगा, इस पॉइंट पे भी वही होगा, इस पॉइंट पे भी वही होगा। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो और जो ये प्रेशर है वो घट जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वेलोसिटी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। तो प्रेशर जब घटेगा, ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, राइट। वेलोसिटी जब बढ़ रहा है, लिक्विड ज्यादा दूर ट्रेवल करके जा रहा है एक ही ए और बी पॉइंट के थ्रू बीच में,
तब यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तब यहाँ पर प्रेशर घट जाएगा। तो नीचे जो प्रेशर है और ऊपर जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तब क्या हो जाएगा, नीचे से एक प्रेशर ऊपर की तरफ एक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। So due to the higher velocity of the fluid on the top surface of the aerofoil, and the pressure will decrease automatically, and when the pressure will decrease, the lower fluid will insert excessive pressure on this body, which will provide extra force, upward force to pull it up or upward, ठीक है ना। जब नीचे से ऊपर प्रेशर लगेगा तब बॉडी धीरे धीरे ऊपर उड़ना चालू कर देगा। इसीलिए जब एरोप्लेन रनवे पे जब मूव करता है आफ्टर अ सर्टेन वेलोसिटी, व्हेन देयर इज अ इनफ फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्लूइड ड्यू टू दिस इफेक्ट, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं डायनामिक लिफ्ट। इसके लिए उसके बाद वो क्या हो जाता है, फ्लाई कर पाता है, ठीक है ना। इसके लिए वेलोसिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए। एक बार वो लिफ्ट मिल जाए, डायनामिक लिफ्ट मिल जाए, उसके बाद एरोप्लेन ऑटोमेटिकली ऊपर जा सकेगा, ठीक है ना। इट कैन फ्लाई ऑन द स्काई। सर हाँ सर बोल रहा था कि ये जब ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी एक्ट कर रहा है वो बढ़ क्यों जा रहा है? हाँ, वो बढ़ जा रहा है क्योंकि इसका ऊपर का जो एरिया है वो ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर सरफेस, ठीक है ना। एरोफॉइल का डिजाइन ही ऐसा है ताकि लिक्विड ज्यादा दूर फ्लो करके जाए, ठीक है। तो ये ज्यादा दूर फ्लो कर रहा है ना, क्योंकि ये कर्व सरफेस है और नीचे का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो यहाँ पर ज्यादा दूर फ्लो करेगा तो उसको इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ओके, ओ इसीलिए सर वो आपका प्रेशर डिक्रीज करेगा और हाई हाँ प्रेशर से लोअर प्रेशर जाएगा तो हाँ, वो एरोप्लेन वेलोसिटी लिफ्ट बढ़ेगा, होगा प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो लिक्विड का नेचुरल टेंडेंसी क्या है, टू हाई टू गिव, लो। प्रेशर डिफरेंस आएगा तो लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, यस सर यस सर। ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। इसी को हम बोलते हैं डायनामिक लिफ्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद जो आता है सेम थिंग, ड्यू टू बर्नौलीज, यू कैन एक्सप्लेन बाय यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नस इफेक्ट। डेफिनेशन ऑलरेडी हमने सेंड कर दिया है, देख लेना। और इसका हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। देखो, व्हेन अ फुटबॉल, when a football is moving through the air, if the football is spinning, okay, ये बॉल थोड़ा सा स्पिन हो रहा है, तब क्या होगा, अगर ये फ्लूइड यूनिफॉर्म फ्लूइड है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का फ्लूइड है, तो देखो जिस डायरेक्शन में फुटबॉल स्पिन करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लूइड है उसको वो क्या करेगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म फ्लूइड था, इसमें एक फुटबॉल है, लिनियरली जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लूइड ऐसा करके ऊपर से निकल जाएगा। अगर वो थोड़ा सा घूम रहा है तो ये इस द वेलोसिटी विल डिफॉर्म द अपर लेयर लिटिल बिट मोर विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर लेयर, ठीक है ना। ये क्या करेगा, अपर लेयर को ज्यादा ज्यादा मतलब उसको उसका एरिया को, मतलब उसका पाथ को बढ़ा देगा, और नीचे का जो है वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो इसी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग द लिक्विड फ्रॉम द टॉप सरफेस is moving a little bit more distance with respect to the lower surface, and at the end of, after, due to this effect, you will see that as the velocity is increasing at the top surface with respect to the bottom surface, the football will feel a upward lift, okay, and due to this upward lift it will not move straight, it will move in a parabolic shape, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करो। ओके, तो अगर ये बॉडी इज मूविंग और स्पिनिंग विद हाई वेलोसिटी और विद सर्टेन वेलोसिटी, तो ये ऊपर का जो लिक्विड है इसको क्या करेगा, फ्लूइड जो है इसको
थोड़ा सा डिफॉर्म करेगा और इसको ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा टू पास थ्रू दिस बॉडी। ठीक है, इसी इसके लिए क्या होगा, ये थोड़ा सा अपवर्ड फोर्स फील करेगा ना, अपवर्ड एक लिफ्ट फील करेगा, और इसको सीधा जाना चाहिए था, वो सीधा नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करके जाएगा। ठीक है ना, तो दिस थिंग इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। तो ये दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर लिया, और इसके बाद जो है, इसके बाद सरफेस टेंशन है। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में हमने जितना भी भेजा है उसके बाद थोड़ा सा थियरी है, मैक्सिमम पोर्शन हमने भेज दिया है। ओके, तो सरफेस टेंशन में जो डेफिनेशन है वो क्या है, सरफेस टेंशन का जो डेफिनेशन है वो क्या है बताओ, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट। तो अगर तुम कोई भी लिक्विड को लेते हो, अच्छा इस पॉइंट के तक किसी को कोई डाउट है, मैग्नस इफेक्ट तक? सर नो सर। हाँ, सर मेरे को थोड़ा सा वो ऊपर मेरे को थोड़ा सा डाउट था सर, ये जो बॉल जो सा घूम रहा है तो उसकी वजह से ऊपर वाला एयर डिस्प्लेस हो रहा है, इसीलिए उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। हाँ, ये डिफॉर्म करेगा, ऊपर वाला जो फ्लूइड है ना इसको थोड़ा सा डिफॉर्म करेगा, क्योंकि ये ऊपर घूम रहा है, तो ये क्या करेगा, इस फ्लूइड को ज्यादा तेज घुमा देगा। ठीक है ना, इसके रोटेशन के थ्रू ये फ्लूइड ज्यादा तेज घूमेगा। ठीक है ना, ज्यादा तेज मूव करेगा, जब ये तेज मूव करेगा तब प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, जब प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा नीचे से एक अपवर्ड फोर्स मिलेगा उसको ऊपर जाने के लिए। तो इसको सीधा जाना था, बट अपवर्ड फोर्स मिल रहा है हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक टाइम टाइम इंस्टेंट में, तो वो धीरे धीरे पैराबोलिक शेप फॉलो करेगा। ठीक है, यस सर, ओके सर। ओके, तो ये हो गया। तो हाँ, इसके बाद सरफेस टेंशन है, तो आज के हम सरफेस टेंशन कवर करें या नेक्स्ट डे करें, बताओ। शिवम, उसके बाद क्या, प्रियंकर, अर्चिस्मान? सर हाँ, सर कल स्कूल छुट्टी है कि खुला रहेगा? कल तो छुट्टी है, 10 तारीख को खुलेगा। ओके सर। फिर भी हम देख के बता रहे हैं, ठीक है ना, एक सेकंड। ओके सर। Okay, so let us move forward to surface tension. देखो, सरफेस टेंशन एक फेनोमेना है जो जो किस में दिखता है, वो लिक्विड में, मतलब तुम प्रैक्टिकली लिक्विड में देख पाओगे। सो सरफेस टेंशन इज अ फेनोमेना, व्हाई दिस काइंड ऑफ फेनोमेना यू कैन ऑब्जर्व इन लिक्विड। ध्यान से देखना, सरफेस टेंशन, ये जो टेंशन है वो क्या है, वो एक फ्लूइड है, और क्यों है वो हम देखेंगे और समझेंगे, एक फ्लूइड में क्यों ऐसा होता है। देखो, एक कंटेनर में कुछ लिक्विड्स है, जब तुम एक लिक्विड के बारे में पढ़ोगे तब तुम देखोगे लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, बट दे आर मूविंग आल्सो, they are moving and they are colliding with the container, they have a kinetic energy, and their motion is translational motion। तो ये मूव भी कर रहा है, एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहा है, इंटरेक्ट भी कर रहा है, और सरफेस के ऊपर फोर्स भी लगा रहा है। इसके लिए तुम कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर भी देखोगे। ठीक है ना, लिक्विड का प्रेशर जो हम ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो व्हेन ऑल दिस लिक्विड्स आर मूविंग इनसाइड अ कंटेनर, इफ यू आर कंसीडरिंग वन लिक्विड or one molecule inside the container or below the surface, you will see that all the molecules are surrounded, this molecule is surrounded by other molecules from different direction। तो ऐसा तो नहीं है इस मॉलिक्यूल को सिर्फ इसका इमीडिएट सराउंडिंग ही इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसके आसपास जितना है सभी उसको अट्रैक्ट करेगा, सभी के साथ इंटरेक्शन है, राइट। तो इसको सभी डायरेक्शन से फोर्स मिलेगा, अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा, राइट। तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो यूनिफॉर्म है, that is the force is uniform from all direction due to all the other molecules are surrounded by this surrounding this molecule, right, and it is true for all other molecules also।
So when you are considering any molecule inside this liquid, you will see that this molecule or interatomic attraction force or the force on this molecule is uniform from all direction. But when this molecule is moved to the little bit upward, then you will see that जब हम सिर्फ ऊपर के लेयर को कंसिडर करेंगे, तब तुम देखोगे सिर्फ ऊपर के लेयर में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर ऊपर में ऊपर कोई लिक्विड नहीं है। जो लिक्विड है वो कहाँ है? वो नीचे है। जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ है? वो नीचे है। ठीक है ना? जब लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स नीचे है तब ऑब्वियसली इसका फोर्स किस साइड लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। यस और नो? फोर्स किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। तो नीचे की तरफ एक मॉलिक्यूल के ऊपर जब फोर्स लगेगा तब इस ऊपर के जो वेक्टर्स थे वो क्या हो जाएगा? इस सरफेस के ऊपर फ्लैट हो जाएगा। ऊपर का जो वेक्टर था वो क्या हो जाएगा? ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है ना? दैट मीन्स इसके बाहर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। जो फोर्स एक्ट करेगा नीचे एक्ट करेगा। तो नॉर्मली इसके ऊपर तो यूनिफॉर्म था चारों तरफ, बट ऐसा क्या हो गया? जब ऊपर चला गया कुछ वेक्टर्स क्या हो गया? नीचे हो गया। तो ये जो वेक्टर्स है, ऊपर का जो वेक्टर्स है, दैट मीन्स द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड देयर forces or vector of their forces on the top surface, it is little bit stronger with respect to the molecules at the bottom. जो मॉलिक्यूल नीचे है उसके रिस्पेक्ट में इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा। ठीक है ना? कि जो वेक्टर ऊपर था वो क्या हो गया? एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है? ओके। तो जब ये एक दूसरे को ज्यादा टाइटली बाउंड करेगा तब ये ऊपर का जो लेयर है इसको डिफॉर्म करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना? अगर कोई भी मॉलिक्यूल को तुम अंदर मूव कर रहे हो, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली फोर्स लग रहा है तो ये इधर उधर जाएगा। ठीक है ना? नेट फोर्स जीरो है दैट मीन्स। तो अगर ये जो जब तुम ऊपर देखोगे इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है। all the molecules are attracting these molecules on the top surface from the bottom, and they are trying to make the surface or trying to make these molecules to come closer and to be confined in a definite or smaller to smaller area और वॉल्यूम। ठीक है ना? दैट मीन्स अगर हम बोलेंगे ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है इसको जब ये नीचे के मॉलिक्यूल खींचेंगे तब ये हमेशा क्या कोशिश करेगा? एक छोटे से छोटे जगह पे और वॉल्यूम पे आके एक दूसरे को इकट्ठे करने का कोशिश करेगा। ये सुनो, बताओ। बाहर का जो मॉलिक्यूल्स है इसका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, इसीलिए बाहर का मॉलिक्यूल्स को डिफॉर्म करना, मूव करना और इन लोगों को इसको डिस्प्लेस करना ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए बाहर में एक बाहर के जो मॉलिक्यूल्स है ये एक लेयर की तरह फॉर्म करेगा। जो लेयर क्या करेगा? इट विल फॉर्म लाइक अ मेम्ब्रेन। इट इज फॉर्म लाइक अ rubber membrane. Okay, the character is like a rubber membrane, but the membrane is very delicate. सो जब तुम इसके ऊपर देखोगे तब कोई भी लाइट वेट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी अ फ्लावर, दैट कैन बी अ लीफ, दैट कैन बी एनी लाइट वेट ऑब्जेक्ट, नेल or any insect that have very light very small mass, these objects can move on this surface because of this character of the liquid, that is membrane like character on the top surface. Okay, okay, समझ में? Yes, sir. तो इस मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इसीलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज्यादा जोर से खींच के रखा है, और नीचे का मॉलिक्यूल्स भी चाहता है क्या? एक दूसरे को बहुत पास पास रखना और कम से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना। इसी टेंडेंसी के वजह से कोई भी लिक्विड जब जीरो ग्रेविटी पे तुम रखोगे, तुम देखोगे ये हमेशा सर्कुलर फॉर्मेशन में आ जाएगा। और अगर हम ग्रेविटी के ऊपर रखते हैं तो ड्यू टू ग्रेविटी इसका शेप थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, बट हमेशा ये जो सरफेस है इट विल ऑलवेज ट्राई टू मेक दिस लिक्विड that's concise that is always try to decrease the volume, that is circular shape. Yes or no?
सबसे छोटा वॉल्यूम किस में होता है? सर्कुलर शेप में होता है। तो हमेशा क्या करेगा, कोई भी फ्लूइड हमेशा सर्कुलर शेप अचीव करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स एनी सब्सटेंस, एनी बॉडी और एनी सिस्टम ऑलवेज ट्राई टू अचीव द मिनिमल पोटेंशियल स्टेट। ठीक है ना? तो जितना कंसाइज पोजीशन में रहेगा इसका पोटेंशियल तो उतना कम रहेगा। ओके, इसीलिए कोई भी तुम लिक्विड को देखोगे, अगर इसका सरफेस टेंशन है, लिक्विड है तो सरफेस टेंशन ऑब्वियसली होगा, कम हो या ज्यादा हो, वो क्या होगा, ऐसा एक शेप बनाएगा। जो ये नॉर्मली वाटर के लिए ऐसा ही शेप होता है, और ये डिपेंड करेगा कितना मास है उसमें। अगर तुम देखोगे वाटर स्प्रे करोगे एक इस लीफ के ऊपर, क्या लीफ होते हैं वो, देखोगे वो दाने मतलब बूंद बूंद हो जाएगा। ठीक है ना? अगर वही वाटर थोड़ा सा टेबल के ऊपर स्प्रेड कर दोगे, एक दो बूंद उसके ऊपर गिराओगे तो देखोगे ऐसा ओवल शेप हो जाएगा। ठीक है ना? अगर वही सेम सरफेस के ऊपर अगर तुम मार्करी का एक छोटा छोटा बूंद गिराओगे, देखोगे मार्करी एकदम गोला बनाएगा। और उसी को तीन चार गोला एक साथ मिक्स कर दोगे तो तुम देखोगे ये गोला ऐसा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है? ओके, तो ये डिपेंड करेगा सरफेस टेंशन के ऊपर एंड जो ऑब्जेक्ट है इसके मास के ऊपर। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये डेफिनेशन देखना, it is a property by virtue of which the free surface of a liquid behave like a elastic stressed membrane tending to contract so as to occupy minimum surface area. ये याद रखना, मिनिमम, टू अचीव मिनिमम सरफेस एरिया, एंड अ geometrical shape that always acquire minimum surface area is the sphere, right? So let a imaginary line, अच्छा, इसका डेफिनेशन के बाद इसका तुम न्यूमेरिकली तुम इसको कैसे ये कर पाओगे, मतलब हाउ कैन यू मेजर द सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड? फॉर दैट थिंग यू हैव टू टेक एनी लिक्विड and you have to imagine an imaginary line on the surface of this liquid, and you will see that the tension from both sides on this liquid or on this line is equals to ए से बी तक। अगर लेंथ एल है तो ये जो सरफेस, ये जो फोर्स है वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगा? जितना लेंथ बढ़ेगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, और एफ क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू एल हो जाएगा। अगर तुम एक लाइन खींचते हो, इमेजिनरी लाइन, तो सरफेस टेंशन मींस अ मेम्ब्रेन दैट इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम बोथ ऑल डायरेक्शन। तो एक लाइन हम खींचते हैं और इसके दो साइड कितना फोर्स लगेगा, वो डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर। और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट सिग्मा जो है इसका हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस ये हो गया इसका मैथमेटिकल क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेशन। ओके, तो अगर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो इसका तुम ये डायमेंशन ऑलरेडी तुमने देखा है। इसका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का होगा एम एल टी की पावर -2 और लेंथ एल तो एम टी की पावर -2। ये हो गया डायमेंशन। यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं इसके लिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक सोप बबल, मतलब बच्चों का जो खिलौना होता है ना, जिसमें एक सोप बबल में इसको तुम ये करते हो, डीप करते हो, और यहाँ से तुम जब एयर को मतलब एयर ब्लो करते हो तो क्या होता है, गोल गोल बबल्स बाहर निकलते हैं, राइट? तो ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। तुमने सोप बबल में ये डीप किया तो ये पूरा एक सोप के लेयर फॉर्म कर दिया इसके ऊपर। जब इसके ऊपर एक सोप का लेयर फॉर्म किया, तुमने एक थ्रेड, क्लोज एंडेड थ्रेड इसके ऊपर रख दिया। जब तुमने इसके ऊपर क्लोज एंडेड थ्रेड रखोगे, इनिशियली वो ऐसा ही डिफॉर्म्ड हो रहेगा, बट जब तुमने पिन के थ्रू इसके सेंटर में छेद कर दोगे, ओके, देन तो इनसाइड कोई लिक्विड नहीं है। अभी क्या है, इस थ्रेड के बाहर लिक्विड है, और लिक्विड का टेंडेंसी क्या है, टू अचीव मिनिमल एरिया। तो ये क्या करेगा, सरफेस टेंशन के थ्रू हर एक साइड से वो फोर्स फील करेगा। ठीक है ना, हर एक डायरेक्शन से फोर्स फील करेगा, जो क्या करेगा, इसको एक सर्कुलर शेप दे देगा। तो बाहर में मेन बॉडी और अंदर में जो थ्रेड है वो ऐसा था, वो अब ये हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हर एक डायरेक्शन से इसको फोर्स मिल रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये एक एग्जांपल था और प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। इसके बाद और 3 4 5 वो
सब है, इसमें एक ही एप्लीकेशन है, मतलब एक ही लॉजिक है। तो इस सरफेस टेंशन के बाद जो कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना पड़ेगा वो है सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by the molecules of the surface film, हाँ, of it एरिया। तो देखो, हमने जो ये लिक्विड हमने जो माना था, इस लिक्विड में हमने क्या देखा? इनसाइड मॉलिक्यूल और सरफेस मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स ज्यादा है, तो जब तुम एक मॉलिक्यूल को इनसाइड से आउटसाइड लेके जाना चाहते हो, तब तुम्हें काम करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स, राइट? तो ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, वो जितना एनर्जी गेन किया है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ओके, सो द एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by the molecules of the surface film of unit area, तो इसका अगर एरिया कुछ है, तो इसके यूनिट एरिया में जितना एनर्जी मॉलिक्यूल्स गेन किया, इसको हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी। और इनसाइड से एक मॉलिक्यूल को बाहर लेके जाने के लिए जितना वर्क डन तुम्हें करना पड़ेगा, दैट मीन्स सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। ओके, इसका जब तुम प्रूफ देखोगे, इसका प्रूफ हम क्या देखेंगे? देखो, एक हमने बॉडी लिया है जिसमें क्या है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप का एक बॉडी है, लेंथ एल है, इसका एक स्लाइडर है, ठीक है ना, ए बी स्लाइडर है, जो क्या करेगा, पॉइंट ए बी से ए प्राइम बी प्राइम तक शिफ्ट हो, दैट कैन शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू ए प्राइम बी प्राइम। So when it is shifting, naturally when you are dipping inside a soap bubble or in any liquid, a liquid film will form on this surface. अब क्या करेगा? सरफेस टेंशन का कैरेक्टर क्या है? टू कॉन्ट्रैक्ट द सरफेस एरिया टू अचीव मिनिमल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सरफेस टेंशन इसके ऊपर लगेगा सिग्मा। जब तुम बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तुम अगेंस्ट सरफेस टेंशन लगा रहे हो, तो कितना फोर्स लगाओ? एफ फोर्स लगाओगे। तो एफ फोर्स किसके बराबर होगा? अगर सिग्मा फोर्स यूनिट लेंथ पे होता है ना, सरफेस टेंशन क्या, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर इसका लेंथ एल है और सिग्मा यूनिट लेंथ पे है, तो कितना टोटल फोर्स लगेगा? सिग्मा इनटू एल। बट ये तो एक सरफेस नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक लिक्विड लेयर है, नीचे भी एक लिक्विड लेयर है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या मिलेगा? तुम्हें यहाँ पर 2L मिलेगा, ठीक है ना? तो 2 सिग्मा एल आएगा। क्या आएगा? 2 सिग्मा एल। ये क्या है? टोटल फोर्स ऑन दिस स्लाइडर। अब इस स्लाइडर को जब हम धीरे धीरे खींच के बाहर लेके जाएंगे, ए प्राइम बी प्राइम तक लेके जाएंगे, तब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? अगर x डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन कितना होगा? W इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स, राइट? तो तुम्हें क्या मिलेगा? 2 सिग्मा एल इंटू एक्स, राइट? 2 सिग्मा एल इंटू एक्स और 2x सिग्मा इंटू एल। तो वर्क डन हो गया 2 सिग्मा एल इंटू एक्स। और सरफेस एरिया कितना बढ़ा? इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। वो कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? सॉरी, लेंथ इंटू ब्रेथ इनिशियली यहाँ पर था, तो लेंथ अगर एल है, कितना बढ़ा? इस एरिया को बढ़ा, ए टू ए प्राइम और बी टू बी प्राइम। तो इस रेंज का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? एक्स इंटू एल, ठीक है ना? तो ये एक साइड का है, अगर दोनों साइड को हम कंसिडर करेंगे तो कितना आएगा? एक साइड का x इंटू एल, बोथ साइड का होगा 2x इंटू एल, ठीक है? तो सरफेस एनर्जी जो आएगा, सरफेस एनर्जी दैट इज 2 सिग्मा एल इंटू एक्स डिवाइड बाय 2xl, तो आएगा सिग्मा। तो इसका न्यूमेरिकली वैल्यू जो आता है, सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, ठीक है? ओके, वर्क डन टू इंक्रीज यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। दैट मीन्स सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल हैं, इसके ये लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को खींच के रखे हैं और इट इज फॉर्मिंग अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड व्हिच इज अ कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और इसी सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जब हम फोर्स लगाएंगे और इसके एरिया को बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। और जब तुम इसके अगेंस्ट काम करोगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी होके स्टोर हो जाएगा। ये समझो, ठीक है ना? तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इसको बढ़ा रहा है। तो कितना वर्क डन तुमने किया? तुमने जितना वर्क डन किया
2 सिग्मा एल इंटू एक्स, किसके लिए किया? एरिया बढ़ाने के लिए किया। तो वर्क डन पर इंक्रीज इन एरिया व्हिच इज गिवन बाय दिस सरफेस एनर्जी। तो इतना डब्ल्यू वर्क डन किया, 2 एक्सएल इंक्रीज करने के लिए किया, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टोर हो जाएगा सरफेस एनर्जी के रूप, सॉरी, जितना वर्क डन तुमने किया वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना, इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट स्टोर हो जाएगा। तो सरफेस एनर्जी क्या होगा? इसका रेशियो तुम्हें जो आएगा वो सिग्मा आएगा, ठीक है, ओके। Yes, sir. किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? आशीषमान? No, sir, no question. तो हाउ टू फाइंड आउट सरफेस एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना? Yes, sir. ये जो मेम्ब्रेन, ये जो एरिया है ए बी सी डी, मान लो यहाँ पर ये जो एरिया था, यहाँ पर एक फ्लूइड था जिसका सरफेस टेंशन था। अगर सरफेस टेंशन है तो ये हमेशा खींच के छोटा होने का कोशिश करेगा। हम क्या किया है, हमने क्या किया, बाहर से फोर्स लगा के इसको बड़ा किया। जब ज्यादा इसको स्ट्रेच करोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप भी बढ़ेगा और इसमें टेंशन भी बढ़ेगा। तो जितना वर्क डन तुमने किया वो इसमें पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो गया। कितना वर्क डन किया? 2 सिग्मा एल एक्स। कितना बढ़ा? 2 एक्स एल। तो इतना सरफेस बढ़ाने के लिए हमने इतना वर्क किया, तो सरफेस एनर्जी क्या होगा? टोटल वर्क डन पर एरिया, ठीक है ना। तो इतना एरिया बढ़ाने के लिए हमने इतने काम किया है, तो एनर्जी क्या होगा? टोटल वर्क डन बाय एरिया। समझ में आया है? दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इतने तक हमने भेजा था थियरी, जो तुम्हें समझना है और प्रैक्टिस करना है, ओके। आई थिंक सरफेस टेंशन इज नाउ मोर क्लियरर, राइट? ओके, तो यहाँ तक देखो और एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल्स, बेसिक न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करो और बाकी थियरी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, लिख के प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन में थियरी आएगा। ये बार्नोलिस प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना। सरफेस एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना, प्रैक्टिस करना लिख के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैपिलरी राइज आएगा क्या? हाँ बताओ। सर कैपिलरी राइज आएगा क्या? कैपिलरी राइज का हम थियरी भेजेंगे, हाँ, वही लास्ट थिंग जो है बचा हुआ है, कैपिलरी राइज। सर सर हाँ मेरा एक सवाल है सर। वैसे हाँ, सर ऐसे सर सिलेबस में तो कैपिलरी, सर यहाँ पर सिलेबस में दिखा है कैपिलरी राइज नहीं है, तो सर क्या वो पढ़ेंगे ना, आएगा वो सर? नहीं है, तुमने देखा है? हाँ सर, मैंने एक बार चेक किया था सर। अच्छा, हम भी देखते हैं। अब देखिए सर एक बार। सरफेस टेंशन तुम्हें समझ में आया? यहाँ पर लिखा है सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्सेस प्रेशर ऑन कार्व सरफेस, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, हाँ, कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज तो है सिलेबस में, ओके। तो नहीं सर, वो डिटर्जेंट सरफेस टेंशन था, वो उसकी बात कर रहा था, वो नहीं है। कैपिलरी राइज है, ओके। और किसी को कोई डाउट? ओके, चलो, तो आज के लिए इतना ही। लास्ट जो थियरी लिखने वाला है वो हम भेज देंगे, कल ही भेज देंगे, ठीक है ना। तो आज तक तुमने ये सब लिख लो, बाकी थियरी ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी का, और जो होमवर्क भेजा है वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, गुड नाइट। और प्रियंकर, सर एक्सक्यूज मी सर, और सर मेरा एक एग्जाम्पलर बुक सर, एक डाउट था उसको सर, आपको ग्रुप में या प्राइवेट में भेजूंगा सर वो डाउट? भेज दो, हम देख लेंगे बाद में। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ गुड प्रियंकर, नाइट ये सर। हाँ क्लास को ये कर देना, हाँ हाँ ठीक, चलो। सर हम्म, सर आप जो आज पढ़ा है इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे ग्रुप में? इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हाँ सर। एनसीईआरटी से करो, ठीक ओके है। सर। हम्म, चलो ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू सर। चलो।